हेलो नमस्कार। अभी मेरे साथ दो मेरे सीनियर्स बैठे हैं। एक अभिषेक शर्मा सर हैं, ये मेरे कंट्रोलिंग ऑफिसर भी थे जब मैं कराईकल में वीएफडी में पोस्टेड था। इन्होंने पहले 2012 में ज्वाइन किया था। सबसे पहले अंकलेश्वर में पोस्टेड थे एंड ड्रिलिंग में, ड्रिलिंग सर्विसेज में। उसके बाद इनका कराईकल में ट्रांसफर हुआ। अब कराईकल के बाद फाइनली अभी सर का कोलंबिया में ट्रांसफर हुआ, बोगोटा में, ड्रिलिंग सर्विसेज में ही। और हमारे साथ एक जो दूसरे सर बैठे हैं उनका नाम है अक्षय बुस्कुटे। ये भी हमारे हेलो नमस्कार सर। ये भी हमारे साथ ओएनजीसी में ही है, 2012 बैच के हैं सर। सर इस टाइम पे सीनियर जियोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले सर ने मुंबई ऑफशोर में काम किया था, उसके बाद मुंबई ऑफिस में ट्रांसफर हुआ था, और अभी सर जो रिसेंटली कोलंबिया में पोस्टेड है, बोगोटा में ही। तो हमारे साथ थैंक यू सर दोनों को जुड़ने के लिए। थैंक यू। सर मैं अभी आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जिससे विद इन ओएनजीसी भी और आउटसाइड ओएनजीसी भी कोई अगर न्यू एस्पिरेंट ओएनजीसी में आता है तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड में कैसे वर्क कल्चर रहता है, ओएनजीसी वो कैसे डिफरेंट है, ट्रांसफर पॉलिसीज और सब कुछ का थोड़ा सा हमारे ओएनजीसी के एम्प्लॉयज और आउटसाइड ओएनजीसी सबको थोड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि शायद बाहर के लोगों को अभी पता ही नहीं है कि ओएनजीसी के जो एम्प्लॉयज हैं वो ओवीएल में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। ये इससे उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिलेगा। तो सर पहले मैं आपसे क्वेश्चन पहला पूछना चाहूंगा कि सर सबसे पहले मैं अभिषेक सर आप ही से क्वेश्चन पूछूंगा सबसे पहला कि सर एक चीज बता दीजिए कि जो हमारा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है ये कौन कौन सी कंट्रीज में इसमें हमारा ट्रांसफर हो सकता है सर? ओएनजीसी विदेश बेसिकली बाहर के हम सारे प्रोजेक्ट्स डील करते हैं, जहाँ पे भी हमने जॉइंट वेंचर्स करे हैं। दिस इज बेसिकली अ बिजनेस मॉडल। हम बिजनेस करते हैं इंटरनेशनली। तो जो जहाँ पे भी हमें नेल्प के थ्रू हम टेंडरिंग करते हैं, बिडिंग करते हैं, जहाँ पे हमें प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हम वहाँ पे बाय करते हैं प्रोजेक्ट्स, आई मीन ब्लॉक्स को बाय करते हैं, देन वी नीड टू डेवलप इट। तो अभी हमारे 17 कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अजरबैजान, ब्राजील, कोलंबिया, रशिया, म्यांमार, मोजाम्बिक, यूएई में भी है, वेनेजुला में भी है, सूडान में भी है, वियतनाम में भी है, लीबिया में भी है, ईरान ऑल्सो। तो इन सब जगह पे एक एक दो प्रोजेक्ट्स हमारे अभी रनिंग है। तो देखी जाए पोस्ट की बात, तो पोस्ट पे डिपेंड करती है व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इट इज। अगर जैसे मैं कोलंबिया का बताता हूँ, कोलंबिया में बेसिकली वी आर द ऑपरेटर्स। हमने एक कंपनी के साथ हमारा टाई अप है, तो 30% स्टेक उनका है, 70% स्टेक हमारा, एंड वी आर द ऑपरेटर्स। अगर हम यहाँ पे ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो जैसे मैं ड्रिलिंग में हूँ, तो ड्रिलिंग में यहाँ पे दो बंदे हैं हम। एक मेरे सर हैं सीनियर जो मेरे कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, और एक मैं हूँ। और ऐसी जियोलॉजी, ऐसी प्रोडक्शन में है। तो हम यहाँ पे बेसिकली जो कर रहे हैं ऑपरेटरशिप, तो वी नीड टू डू ऑल द टेंडरिंग्स। हम यहाँ पे टेंडर फ्लोट करते हैं। टेंडर फ्लोट्स करने के बाद रिग हायर करेंगे, एसोसिएटेड सर्विसेज हायर करेंगे, एंड विल डू द ड्रिलिंग, और हम वेल्स करेंगे। और जितना प्रोडक्शन का भी प्रोडक्शन हम ही देखेंगे, प्रोडक्शन फैसिलिटी देखेंगे कैसे कैसे क्या बनानी है, एंड देन वी हैव 30% पार्टनर, सो वी शेयर द प्रॉफिट एंड वी शेयर द इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज बेसिकली इन कोलंबिया। ओके, थैंक यू सर। अभी सर मैं दूसरा क्वेश्चन सर अक्षय सर आपसे पूछना चाहूंगा। सर ये मोस्टली जितने भी लोग होते हैं सबका फेवरेट क्वेश्चन यही रहता है। तो मैं आपसे ये पूछूंगा सर कि जो हमारे यहाँ पे जो ओवीएल में ट्रांसफर होते हैं हमारे ओएनजीसी के एम्प्लॉयज, उनको क्या सर एक्स्ट्रा पर्क्स क्या मिलते हैं जो ओवीएल में एक्स्ट्रा है, जैसे कि फॉरेन अलाउंस वगैरह मिलता है, मतलब कि और कैसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें ओवीएल में एक्स्ट्रा मिलती हैं जो हमें शायद से ओएनजीसी में नहीं मिलती एज अ फॉरेन ट्रांसफर के बेस के लिए? ऐसा है कि जब फॉरेन ट्रांसफर होता है तब हम लोग बेसिकली यहाँ के लोकल जो हमारी ये है ब्रांच है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके हम यहाँ पर आते हैं। तो उसमें यह है कि जो हमारी ओएनजीसी की जो सैलरी है वो हमको मिलती है, प्लस कुछ पर्क्स है फॉरेन पोस्टिंग के। तो वो एक एग्रीमेंट होता है, टेक्निकल एंड सपोर्ट एग्रीमेंट करके। तो उसके अंडर यहाँ की जो लोकल ब्रांच है वो भी हमको पे करती है। तो वो एक एडिशनल पर्क्स मिलते हैं। प्लस यहाँ पर अभी कोलंबिया जैसे फॉरेन कंट्री में आके खुद का अकोमोडेशन वगैरह देखना
थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कंपनी ने वो भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि हमको एकोमोडेशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो उसका एक कोई खर्चा नहीं है। स्पेशली बोगोटा जैसे कैपिटल सिटी में हमारे दिल्ली या मुंबई की जैसे ही काफ़ी महंगा है रहने के लिए, तो वो कंपनी वो प्रोवाइड करती है एकोमोडेशन वगैरह, तो उससे थोड़ा सिंपल हो जाता है। तो वो एक एडिशनल पर्क ही माना जाएगा, क्योंकि वो पैसे बचते हैं, तो मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। डेफिनेटली सर। तो सर अगला क्वेश्चन जो है सर वो मेरा आप दोनों से होगा सर। पहले तो मैं सर ये पूछना चाहूंगा कि हमारे ओएनजीसी में जो लोग हैं इनकी हमारी ट्रांसफर पॉलिसी तो अभी जैसे यही है कि हम कहीं पे भी ट्रांसफर हो सकते हैं। सर आप ऐसे कुछ फैक्टर्स या ऐसे कोई वेज हमसे शेयर करना चाहेंगे जिस वेज से ओएनजीसी विदेश लिमिटेड में हमारी ट्रांसफर हो सकती है, या फिर हम वहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ओएनजीसीएन को वहाँ जाके ओएनजीसी विदेश लिमिटेड में सर्व करने के लिए। तो सर अभिषेक सर पहले आप बताना चाहेंगे। देखिए, ये मैं भी स्टार्टिंग में बहुत सोचता था कि ओएनजीसी विदेश में कैसे भी हो जाऊं, कैसे भी चला जाऊं, बहुत मतलब मन में रहता था कि कैसे होगा कैसे होगा। बट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर वर्क। आई मीन आप जैसे काम कर रहे हैं एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। ओवीएल में जो रिक्वायरमेंट है, बेसिकली दे फ्लोट द रिक्वायरमेंट्स एवरी ईयर और 2 year दैट दे नीड दीज, आई मीन फ्रॉम दीज डिसिप्लिन्स। बट एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। पहला फैक्टर तो ये है कि अगर आपका जैसे कोई पोस्टिंग निकलती है, आपकी कोई भी पोस्ट निकल रही है, तो व्हाट इज दिस, दे विल स्पेसिफाई मिनिमम इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट पोस्ट। तो आप अप्लाई करके आ सकते हैं। सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपके ओएनजीसी में जो कंट्रोलिंग्स हैं, जो हेड हैं, दे शुड आल्सो रिलीव यू। तो राइट इट्स सर। इट्स नॉट कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हो सकता है। आई वॉज लकी इनफ कि मैं जब कर रहा था तो अप्लाई करा, देर वॉज एन ऑप्शन। और एट दैट टाइम इन कराईकल व्हेन आई वाज पोस्टेड, तो कराईकल में ड्रिलिंग ऑपरेशंस ड्यू टू सम रीजंस दे वर क्लोज्ड। सो जो मेरे सर थे, हेड ड्रिलिंग सर्विसेज थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा एंड दे फॉरवर्डेड माय एप्लीकेशन कि इट कैन बी डन, ओके हम आपको रिलीव कर देंगे। सो दैट्स व्हाई आई वाज ट्रांसफर्ड। डेफिनेटली सर, आप तो सर मेरे खुद के कंट्रोलिंग ऑफिसर हो, तो मैं अब डेफिनेटली बता सकता हूँ, मैं खुद एक विटनेस हूँ कि अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो आपको चांसेस हैं ऐसी जगह पे पोस्टिंग के। क्योंकि आपका जो वर्क देख के आपको एचडीएस ने रिकमेंड किया था, मैं तो उधर ही था उस टाइम पे, आपका वर्क देख के रिकमेंड किया था 3 months के लिए। फिर जब आप वहाँ पे चले गए तो इवन ओवीएल के एचडीएस को आपका काम इतना पसंद आ गया कि उन्होंने बोल दिया आपका इसको मैं यहीं पे रखने वाला हूँ। तो डेफिनेटली जो आपका काम है वो बोलता है ऐसी जगह, और लक साथ में फैक्टर होता है। अगर लक और हार्डवर्क दोनों मिले तो चांसेस होते हैं कि आपके ट्रांसफर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं, आप आना चाहते हैं ओएनजीसी से ओवीएल में, इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। आप अपना काम करेंगे, एवरीथिंग इज गुड, आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, आप कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो अक्षय सर मैं आपसे भी यही सेम क्वेश्चन थोड़ा पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको लगता है जिसके रीजन से हम ओवीएल में ट्रांसफर ले सकते हैं और हमारी अपॉर्चुनिटी खुल सकती है ओवीएल में ट्रांसफर के लिए। जैसे कि अभी अभिषेक सर ने जैसे कहा कि वो रिक्वायरमेंट निकलती है, एडवर्टाइज निकलती है, उसमें आपको अप्लाई करना होता है और फिर कॉल आता है ओवीएल से। तो लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली ये चीज़ थी कि मेरे मुंबई में 9 साल कंप्लीट हो गए थे, सो आई वाज इन ट्रांसफर जोन, आई वाज सपोज टू गेट ट्रांसफर्ड। तो मतलब अपॉर्चुनिटी मुझे आई कि पूछा गया कि तुम आ सकते हो क्या, तो वैसे भी ट्रांसफर जोन में मैं था ही, तो मैंने भी तुरंत अग्री कर दिया। प्लस मेरे जो सीनियर्स थे, कंट्रोलिंग ऑफिसर्स थे, वो भी जानते थे कि अब ये इसके ट्रांसफर का टाइम तो है ही, आने ही वाला है ट्रांसफर। क्योंकि ओएनजीसी में ऐसा है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद काफी दिन ज्यादा वहां पर आप नहीं रुक सकते, ट्रांसफर पॉलिसी में आपको जाना ही पड़ता राइट है। सर। तो वो एक्सपेक्टेड था मेरा ट्रांसफर। तो मुझे लगा कि अभी सही टाइम है, ले लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने भी एग्री कर दिया और फिर मेरा ट्रांसफर हो गया ओवीएल में। अच्छा सर, सर एक आपका फॉलो अप क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे कि अब वहाँ पे ट्रांसफर हुए थे तो अभी आपने यहाँ का ओएनजीसी का ऑफशोर का एक्सपीरियंस भी लिया, आपने ऑफिस का एक्सपीरियंस भी लिया ओएनजीसी का, और आपको बोगोटा का भी एक्सपीरियंस है। तो आपको वर्क कल्चर में ओवीएल में और ओएनजीसी में कोई डिफरेंस लगा, और
क्या डिफरेंस था, थोड़ा शेयर करेंगे? मेन डिफरेंस ये है कि अब अभी मानना पड़ेगा कि ओवीएल में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि हम लोग थिन मैन पावर पे काम करते हैं। ओएनजीसी में जैसे हर एक चीज हम लोग बॉसेस से वेट करके काम करते थे, आगे बढ़ाते थे, तो थोड़ा एक सेफ एनवायरनमेंट था। तो ओवीएल में थोड़ी वो चीज कम है क्योंकि मैन पावर थिन है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से खुद ही काम करना पड़ता है। हमारे ऊपर ज्यादा कोई लोग नहीं है जो हमारे काम का क्यूसी कर सके और फिर आगे बढ़ा सके। तो एक ओनरशिप थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है क्योंकि जो भी करना है मुझे ही करना है और वो सही करना है, क्योंकि उसके ऊपर ही मेरा ही रेपुटेशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक चीज थोड़ी डिफरेंट है। ओएनजीसी में थोड़ा सेफ एनवायरनमेंट में हम काम करते थे, हालांकि तब जूनियर भी थे, लेकिन यहाँ पर अब एक्सपोजर ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज भी और रिस्क एक्सपोजर भी ज्यादा है। सर अभिषेक सर, मैं आपसे भी ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। यहाँ पे तो आपने ओएनजीसी में जब आप थे हमारे साथ, चाहे ग्लेशियर से चाहे कराईकल थे, आपने 14 डेज ऑन ऑफ किया, प्रॉपर फील्ड ड्यूटी वाले बंदे थे आप एकदम। अभी वहां जाके आप ऑफिस जॉब कर रहे हो, वहां पे बोगोटा में भी आप ऑफिस में प्लेस हो, तो ड्रिलिंग सर्विस में बोगोटा का ऑफिस और ओएनजीसी में जो यहाँ का फील्ड है, इसमें क्या आपको वर्क कल्चर का डिफरेंस फील हुआ? वर्क कल्चर तो बिल्कुल एकदम 180 डिग्री शिफ्ट है बेसिकली। तो इनिशियली तो जैसे फील्ड पे हम काम करते थे तो हमें टारगेट्स दिए जाते थे, वी हैव टू डू दिस थिंग, उस चीज को ऑप्टिमाइज करते थे कि कैसे न कैसे हम मिनिमम हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे हम कैसे बेस्ट प्रोडक्शन बेस्ट काम कर पाएं, ऑप्टिमाइज कैसे कर पाएं। तो सारा फील्ड में तो यही चलता था। तो आई वाज आल्सो नॉट इन टच विद द ऑफिस प्लानिंग एंड ऑल, बट हाँ व्हेन आई केम टू कराईकल तो टूल पुशर रहा मैं। तो टूल पुशर में थोड़ा सा ये प्लानिंग एंड ऑल एग्जीक्यूशन थोड़ा बहुत और ज्यादा मेरा एक्सेल हुआ, स्किल मेरे को सीखने को मिला। बट व्हेन आई केम टू ओवीएल देन आई केम टू द अदर पार्ट ऑफ दिस। आई मीन उससे पहले क्या होता है, हम तो प्रैक्टिकल करते हैं वहां पे, लेकिन थियोरेटिकल क्या चीजें हैं बेसिकली फ्रॉम स्क्रैच। इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच कि व्हेन वी हाउ टू इनवाइट अ पीपल फॉर टेंडर, टेंडरिंग में क्या प्रोसेस करना है, हमने क्या क्या चीजें देखनी है, अपना स्कोप ऑफ वर्क प्रिपेयर करना है कि ताकि हमारा टेंडर प्रॉपर हो, हम अच्छे से। अब इफ वी आर वर्किंग इन अ डिफरेंट कंट्री, हमारे पास और कोई सपोर्ट तो है ही नहीं। अपने ओएनजीसी की तरह तो नहीं है कि अगर हमारे पास आज एक टूल नहीं है तो ठीक है यार डीटी वाइस से मंगा लेंगे, उससे मंगा लेंगे, हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। तो वी हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट व्हाट वी आर राइटिंग, वी नीड एवरीथिंग। तो इस वर्क में यहाँ पे आपके पास प्लानिंग है पूरा, बेसिकली आप पूरा प्लान कर रहे हो, फिर उसका एग्जीक्यूशन भी आप ही को देखना है। जैसे अक्षय ने बोला कि आई मीन वी डोंट हैव कि हमारे पास ऊपर सुपर बॉसेस हैं कि वी नीड टू आस्क एवरीथिंग, नो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग है। और responsibilities are very high, even the contracts and everything, if we see it, it is in, I mean everything is in $1 million। तो हर एक चीज आपको $1 million में आप कर रहे हो, so you need to be very safe for everything। आपको छोटी छोटी चीजें देखनी है। आप एक दिन का भी आपका शट डाउन जा रहा है आपकी एक गलती की वजह से, इट वुड कॉस्ट $1 million टू अ कंपनी। तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे उस चीज को? तो वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब इफ यू आर वर्किंग इन द ऑफिस, अभी हम ऑफिस में जैसे 8 घंटे काम करते हैं, 8-9 घंटे 10 घंटे ऑफिस में रहते हैं, स्टिल एज वी आर वर्किंग ऑन थिन मैन पावर, हमारे पास इतनी ज्यादा मैन पावर नहीं है। और वी हैव हायर्ड पीपल फ्रॉम द सेम कंट्री, जिस कंट्री में हम काम कर रहे हैं उनसे वहां से हम हायर करते हैं, वो भी हैं हमारे अंडर, बट स्टिल एवरीथिंग गोज थ्रू अ चेक थ्रू अस and approvals are with us only, and the country manager who is posted here, so he is having the approval authority, he is the approving authority, so he approves everything। तो आपने जो दिन में पूरा लोगों से काम लिया, उसके बाद आपको रात को 2-4 घंटे बैठ के पूरा रिव्यू करना ही पड़ेगा। तो आपको है साइट वाला ही सीन, आई मीन साइट में जैसे आपको 8 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, यहाँ पे पूरे दिन में 8 घंटे मिलते हैं बस भाई, पूरे दिन नहीं तो लैपटॉप पे लगे रहोगे and you need to cross check each and everything। So it is also a very good opportunity for me for learning these kind of, I mean technical terms. I'm learning a lot of work which is helping me out in the preparing these tenders, preparing all the notices, how to deal with the contractors तो हर जगह ऐसे ही है, यहाँ पे भी ऐसे है। I mean अगर आपने एक भी कोई लूज पॉइंट छोड़ा है then they will not
हैव एनी मर्सी ऑन दैट। उनका कोई गलती है, कुछ हमारा कोई गलती है, अगर हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट में किसी में कर दिया है तो इट विल बी, आई मीन हमारा फाइनेंशियल बहुत लॉस होगा उसमें। सो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस इन एवरीथिंग। चलो सही है सर। आप मतलब एक किस्म से आपका कहना है कि जो आपका जो इस टाइम पे काम है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो चुका है। जैसे हम ड्रिल साइट पे क्या करते हैं, हमारा काम है कि अपना शिफ्ट को देखें कि शिफ्ट में कैसा काम चल रहा है, अपने शिफ्ट का हमें प्रोग्रेस निकालना है। बट वहां पे आपका खाली अपने शिफ्ट को टेक्निकल वर्क से लेके अलग से टेंडरिंग का काम भी आपको देखना पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी आपको संभालना पड़ रहा है। तो आपका काम थोड़ा सा एक टेक्निकल से थोड़ा मैनेजरियल रोल में भी इंक्लूड हो जाता है आपका। तो सर मैं आपसे, अक्षय सर आपसे भी सेम चीज पूछना चाहूंगा। जैसे अभी सर ने तो अपना रोल बताया, अभी आप वहाँ पे जियोलॉजिस्ट हैं। एज अ जियोलॉजिस्ट आपका वहाँ पे क्या डेजिग्नेशन और आप वहाँ पे एज अ क्या रोल रहता है जियोलॉजिस्ट का एक ओवीएल में? अब यहाँ पर जैसे मैं पोस्टेड हूँ तो एज अ जियो साइंसेस मैनेजर पोस्ट है हमारी, और हमारे साथ भी मेरे सेक्शन में लोकल लोग हैं, वो भी जियोलॉजिस्ट हैं। बट एज अ कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव हर एक चीज के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो एक यहाँ पर एक ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल, जैसे अभिषेक सर और मैं भी जैसे वेल साइट पे जा ही रहे हैं, जैसे पहले जाते थे, वहां पर से मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग चल रही है। बस यहाँ पर एक एडेड पार्ट ये है कि वहां पर जो हमारे बॉसेस का काम था वो भी ऑलमोस्ट मान लीजिए कि हमको वो भी हम उसके लिए भी जिम्मेदार है, जैसे मैनेजरियल कब वेल साइट पे जाना है, कब वापस आना है, कौन से क्रिटिकल रोल्स है, कब वहां पर रहना जरूरी है, कब वहां पर नहीं रहना है, ऑफिस में रहना जरूरी है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। प्लस मैन पावर हैंडल करना, ये बहुत अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहां पर हम लोग मतलब मुझे कम से कम मैन पावर हैंडल करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मेरे अंडर काम करने वाले इतने लोग नहीं थे वहां पर ओएनजीसी में। प्लस जैसे सर ने बोला, ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैंडलिंग है और ये हर एक चीज देखनी पड़ती है लोकल्स के साथ, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, तो ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी बिल्कुल आदत नहीं थी, हम लोग बिल्कुल नए थे उसके लिए। तो वो पार्ट भी अब हैंडल करना पड़ रहा है। प्लस जो ओल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी थी वो तो है ही। डेफिनेटली सर। तो सर एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी एक ड्रिलिंग सर्विसेज का तो पता चल गया लोगों को, और जियोलॉजिस्ट का भी पता चल गया कि ओवीएल में ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो ओवीएल में और फॉरेन ट्रांसफर जिनका पॉसिबल है? मेन पार्ट है जहाँ पर ओवीएल काफी एक्टिव है, मतलब वो जो प्रोडक्शन एसेट्स हैं हमारे, जैसे अबू धाबी में है, जो लोअर जाको में है, फिर रशिया में है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन डिसिप्लिन के लोगों का भी काफी रोल है, क्योंकि वो लोग ही मेंटेन करते हैं, वो लोग प्रोडक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल करते हैं, और बेसिकली वो ऑयल जो निकल रहा है वही बेच के, दैट इज आवर ब्रेड एंड बटर। सो मुझे लगता है कि एक्सप्लोरेशन पार्ट के लिए जैसे जियोलॉजी और सर का जैसे ड्रिलिंग ये इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा रेवेन्यू जनरेशन के लिए प्रोडक्शन डिसिप्लिन भी काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम जो तेल बेच रहे हैं वो उनके थ्रू ही बेच रहे हैं। जैसे ड्रिलिंग और जियोलॉजी सेक्शन जस्ट निकाल के दे रहे हैं तेल, बट उसका बाकी सब मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग, और मेंटेनेंस ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन, और ये सब प्रोडक्शन डिसिप्लिन के लोग ही देखते हैं। अच्छा अच्छा सर। तो अभिषेक सर, आपने कोई और डिपार्टमेंट का बंदा जिससे आप मिले हो प्रोडक्शन, ड्रिलिंग और जियोलॉजी के अलावा, जो आपको लगता है ओवीएल में जिसका स्कोप है? जैसे कि और भी डिपार्टमेंट कहते हैं, केमिस्ट का डिपार्टमेंट है, और इतने डिपार्टमेंट्स हैं ओवीएल में बेसिकली, आई मीन ये डिपार्टमेंट्स, जैसे 3 डिपार्टमेंट तो हमारे ये हो गए, इनमें तो हम जा ही रहे हैं, बट इसके साथ जो ज्यादा पोस्टिंग्स होती हैं दे आर मटेरियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंस आल्सो, बिकॉज एवरी एसेट जहाँ पे भी आप चला रहे हो दैट इज फाइनेंस भी चाहिए, वहाँ पे आपको फाइनेंस मैनेजर भी चाहिए, और वहाँ पे मटेरियल एमएम मैनेजर भी चाहिए, कमर्शियल भी, बिकॉज आप कोई भी टेंडरिंग प्रोसेस वट एवर विल बी डन, इट विल बी डन बाय देम, सो दे विल बी प्रिपेयरिंग एवरीथिंग। सो इनका भी पूरा ही उतना रोल है, और इनकी जो पोस्टिंग्स हैं, आई मीन अदर देन नॉन ऑपरेटिंग कंट्रीज जहाँ पे हम ऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे एटलीस्ट वी हैव अ फाइनेंस एंड मटेरियल मैनेजमेंट पर्सन। ओके राइट सर। जो ओवीएल पोस्टिंग का एक बहुत ज्यादा बड़ा पर्क है
वो है आपको बड़े बड़े डिग्नेटरीज से मिलने का भी मौका मिलता है। अगर कोई इंडिया का बड़ा ब्यूरोक्रेट अगर या कोई मिनिस्टर आता है, और भी आपने मेरे को रिसेंटली फोटो भी शेयर किया था, दिखाया था, जो जिसमें आप हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से भी मिले थे जाके, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बेनिफिट है जो हम OVL में मिलता है। और डेफिनेटली अभी मैं नेक्स्ट वही वो फोटो अपने जो व्यूअर्स हैं उनको भी दिखाऊंगा एक बारी। तो सर आपका, अभिषेक सर, पहले मैं आपसे पूछूंगा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था उस मीटिंग का, और उस आपको उस चीज में बुलाया गया इतने बड़े डिग्नेटरी हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिलने के लिए। आप अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए उसका। ये तो आई मीन इट इज अ पार्ट ऑफ लक कि वो, मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ कि एट द टाइम ऑफ आवर पोस्टिंग कि वो उनका विजिट हुआ यहाँ पे। और तो इंडियन एम्बेसी हमारे यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी बहुत ही कम है, एंड वी आर ऑलवेज इन लिंक विद द इंडियन एम्बेसी। तो कोई भी हमारे भी फंक्शंस होते हैं, वट एवर पार्टीज होती हैं, कुछ भी होता है, तो वी कॉल देम एंड दे कॉल अस बिकॉज ऑफ द लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंडियन पीपल है। तो जब ये हमारे मिनिस्टर साहब को आना था तो उन्होंने फिर इनवाइट भेजा, तो वी वर वेरी वेरी मच ऑब्लाइज्ड कि हमें बुलाया जा रहा है, एंड इट वाज जस्ट अ स्मॉल गैदरिंग। और उसमें हम मिले उनसे, देन वी केम टू नो इट वाज द फर्स्ट टाइम एनी ऑफ द मिनिस्टर विजिटेड कोलंबिया। तो पहली बार कोई कोलंबिया आया था इंडियन मिनिस्टर, मतलब फर्स्ट टाइम कोई आया और आपको देखने का, मिलने का मौका मिल गया। तो वो हमें तो मौका ये मिल तो गया, तो वी हैड इंटरेक्शन विद देम, और अच्छे से उनका स्पीच सुना, वहां पे बैठे, इंटरेक्शन, देन वी हैड अ डिनर। तो बहुत ही अच्छा, आई मीन वी वर फीलिंग वेरी प्रिविलेज्ड कि हमें इतना मौका मिल रहा है, वी आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड हियर एज वी आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई। अक्षय सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप भी वहां पे थे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिलने का? उस टाइम आपकी कैसी फीलिंग थी, प्लीज शेयर कर लीजिए थोड़ा सा हमारे साथ। ऐसा है कि अब उनका रेपुटेशन तो वैसा ही है कि वो एक डिप्लोमेट भी रहे हैं और बहुत ही एक इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है। तो एक उनसे मिलने की इच्छा तो थी, बट यहाँ पर ऐसे सर्कमस्टेंसेस में मिलने मिलेगा और इतना ऑलमोस्ट लाइक पर्सनल विजिट होगा जिसमें मतलब बहुत कम लोग थे उस गैदरिंग में, और उन्होंने सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी भी दी थी क्वेश्चंस पूछने की, जो हमको, मुझे नहीं लगता इंडिया में इतनी इजीली मिल पाएगी किसी यूनियन मिनिस्टर को क्वेश्चंस पूछने की एक कॉमन सिटीजन को। तो वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली, तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी रही। और मैं मानता हूँ कि सही में हम लोग सही में प्रिविलेज्ड थे कि हमारे पोस्टिंग के टाइम पे वो यहाँ पर आए, और इतनी देर उन्होंने इंटरेक्ट किया हमारे साथ, लगभग 1-1.5 घंटा वो थे। तो ये इंडिया में तो मुझे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इतनी देर उनके साथ इंटरेक्ट करने मिला। डेफिनेटली सर, वहाँ पे जब आप जा रहे हैं, आप खाली ONGC विदेश लिमिटेड को ही रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कभी भी अगर हमारा एम्बेसी ऑफ बोगोटा में कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें ONGC विदेश लिमिटेड को जरूर, एम्प्लॉयज को जरूर बुलाया जाएगा, क्योंकि ये खुद एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है। तो सर एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो वर्क कल्चर से थोड़ा अपार्ट है, तो वो ये कि मोस्टली लोग को एक चीज रहती है कि उनके पेरेंट्स उनसे दूर हो जाते हैं जब वो दूसरी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, ऊपर से एक टाइम गैप भी इतना ज्यादा, 11 आवर्स का टाइम गैप है। तो हम हमारा पेरेंट्स को वहां लेके जाने के लिए क्या रहता है, क्या स्कोप रहता है? हम पेरेंट्स को अपने अपने साथ लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते हैं? सर अभिषेक सर प्लीज आप थोड़ा सा बता देंगे क्या? एक्चुअली जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी, उसमें आपके डिपेंडेंट्स को कंसिडर करा जाता है ओनली यू, योर वाइफ एंड योर 2 चिल्ड्रंस। तो पेरेंट्स को फॉरेन डिपेंडेंसी में कंसिडर नहीं किया जाता। बट इन माय केस, जैसे आई हैव ओनली माय मदर, तो आई विल बी ब्रिंगिंग हर विद मी। तो दैट एक्सपेंडिचर घर ONGC ने यहाँ पे मुझे दिया है। सो इट इज अ वेरी गुड वेल फर्निश्ड हाउस। इसमें मैं अपनी मदर को ला रहा हूँ, तो आई मीन इट्स ऑल माय एक्सपेंस। तो मैं अपनी मदर को लेके आऊंगा तो आई हैव टू बुक अ फ्लाइट, एंड मुझे उनका एक इंश्योरेंस लेना। तो दैट यू कैन इजीली मैनेज। अगर आपके पेरेंट्स आपको लाना है तो आप लेके आ सकते हैं खुद से। सर पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि वीजा उनको मिले ना, ऐसा इश्यूज आ सकते हैं ना नहीं, बीच वीजा में। का इशू नहीं है, बिकॉज वीजा उनका जो मिलेगा वो मेरे बेसिस पे ही मिलेगा। जैसे मेरी फैमिली को मिल रहा है,
सेम बेसिस पे मेरी मदर को भी मिलेगा, फादर को भी मिलेगा, दे कैन कम, बट द एक्सपेंडिचर विल बी borne by us. Okay, sir, but the other people like your wife and your son, their to and fro travel will also be taken care by ONGC only. Yes, उनका टू एंड फ्रो ट्रैवल भी ओएनजीसी टेक केयर करेगा, एंड इवन देयर इज अ पॉलिसी, आप साल में विद इन एन ईयर आप 20 डेज की हॉलीडेज पे वापस इंडिया आ सकते हो, दैट एक्सपेंडिचर विल बी आल्सो borne by ओएनजीसी. ये तो सर बहुत ज्यादा अच्छा है, पर चलो पेरेंट्स को तो डेफिनेटली हम अपने एक्सपेंसेस पे लेके आ ही सकते हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हम इतना तो उनके लिए कर ही सकते हैं डेफिनेटली. उनके लिए अपना इंश्योरेंस करवाना है और उनकी टिकट बुक करनी है, बाकी वो हमारे साथ आके डेफिनेटली आपके हिसाब से रह सकते हैं. हाँ बिल्कुल. तो सर अक्षय सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप ऑफशोर में पोस्टेड थे, ऑफशोर की लाइफ जो थी एकदम डिफरेंट थी, बट वहाँ के एक अलग चैलेंजेस और मजे होते हैं, तो आपको क्या बताना चाहेंगे कि आपको मजा कहाँ पे आ रहा है ज्यादा काम करने में, ऑफशोर में कि बोगोटा में? अब वो दो चीजें, एक तो ये मानना पड़ेगा कि मेरे ऑफशोर के एक्सपीरियंस की वजह से ही मुझे ज्यादा करके मौका मिला यहाँ आने का. तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रही मेरे करियर में. बट अब यहाँ पर आकर भी जैसे दो चीजें हैं, ऑफिस में काम करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अपना एक अलग मजा है. लेकिन अभी भी जब फील्ड पे जाता हूँ तब वहाँ थोड़ा लगता है कि ये सही जगह है मेरे लिए रहने के लिए. तो मुझे अभी के लिए करंट एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे फील्ड में ज्यादा अच्छा लगता है, वो ऑफशोर हो या ऑनशोर हो कहीं पर भी. तो ज्यादा अभी के लिए, क्योंकि मैं ज्यादा फील्ड में ही रहा हूँ और वही उसी वजह से मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है. मतलब फील्ड में काफी मैं कंफर्टेबल हूँ ऑफिस में काम करने से ज्यादा. वो तो है सर, एक बार फील्ड का आदत हो जाए तो उसमें मजा जरूर आने लगता है, बट वही है, बट हमें हर जगह का अलग एक्सपीरियंस होता है डेफिनेटली, वो तो है. तो अभिषेक सर, आप बताना चाहेंगे आपको हमारे साथ फील्ड में मजा आता था कि हमसे दूर जाके वहां पे बोगोटा में ज्यादा मजा आ रहा है? नहीं 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 यार, फील्ड के तो वही सेम बात है यार, बिल्कुल 10 साल से बिल्कुल ऐसे फील्ड के अडेप्ट हो चुके थे हम. 14 डेज कैसे निकलते थे पता ही नहीं चलता था, पूरा बिजी भी रहते थे, पार्टीज भी करते थे, काम भी पूरा करते थे, हर एक चीज करते थे. तो अभी भी वो नॉस्टैल्जिया तो रहता ही है कि एक बार यार साइट पे जब पहुंचते हैं कि साइट पे चले जाते हैं, साइट पे जाके बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है कि हाँ ये दिस इज द प्लेस. ऑफिस में पूरे दिन इफ वी आर सिटिंग, आई मीन 10 आवर्स 12 आवर्स वर्किंग, कुछ भी कर रहे हैं तो बेसिकली वी आर डूइंग ऑन अ सिस्टम, वी आर डूइंग प्लानिंग्स एंड ऑल. तो प्लानिंग्स में इट इज नॉट कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, तो वो वाली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती जो फील्ड पे हम इंस्टेंट रिजल्ट लेते थे. आई मीन जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट साथ साथ आ रहा है, तो वो एक हाँ, वो मेंटल तो है. सेटिस्फैक्शन मिलती थी. इसमें थोड़ा टाइम लगता है सेटिस्फैक्शन आने में, जब आपका एग्जीक्यूशन पार्ट में आएगा देन थिंग्स गोज, देन तब आप खुश होते हो कि हाँ ये हमारी प्लानिंग थी, एवरीथिंग वाज देयर, अब इट इज एग्जीक्यूटेड. तो हाँ, वो वाला वो तो चीज लैक करते हैं अभी, क्योंकि टाइम लगता है उसको, तो इसलिए अभी तक तो फील्ड में ही बहुत मजा आता है. वो ये जब हमने फाइनल फेज केसिंग हम डाल देते हैं और हमारा जो वेल कंप्लीट हो जाता है, उसकी खुशी जो हमें जो इमीडिएट मिलती है, वो ऐसी खुशी आपको ऑफिस में नहीं मिल रही है. नहीं ऑफिस में नहीं एक अलग अभी नहीं टाइप मिल का रही है, है. लेकिन अभी प्लानिंग चल रही है. अभी प्लानिंग के मिल रही है, प्लानिंग के एग्जीक्यूशन जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे सीख रहे हैं चीजें, तो उसमें भी खुशी तो ढूंढ ही रहे हैं, खुशी मिल रही है, ऐसा नहीं है. बट स्टिल डेफिनेटली जो ऑफिस में. आई हैव अ वेरी स्ट्रांग अटैचमेंट विद माय फील्ड, तो फील्ड से तो अभी अटैचमेंट नहीं छूटेगा. राइट सर, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उसी प्लानिंग के बेसिस पे हम इसको फील्ड में एग्जीक्यूट करते हैं और वही हमारा यहाँ पे आउटपुट देता है. तो दोनों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, चाहे वो प्लानिंग हो चाहे वो एग्जीक्यूशन हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन रहेगा तभी एक वेल राउंड मैनर में काम हो सकता है ओएनजीसी में. तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, अभी आप ओवीएल में ट्रांसफर हुए हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से आपका बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा वहाँ पे बोगोटा का? सर अभिषेक सर, आप बताएंगे आपका बेस्ट एक्सपीरियंस. बेस्ट एक्सपीरियंस बोगोटा का तो बेसिकली कि यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे देखा कि हाउ ओएनजीसी वर्क्स. मतलब इट्स कंप्लीटली अ काइंड ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर. आप एक फील्ड जॉब से एकदम से कॉर्पोरेट कल्चर में आ रहे हो, तो इट वाज वेरी डिफरेंट फॉर मी. और मैंने जो देखा यहाँ पे, आई मीन वी आर द एक्सपर्ट्स हियर, सो वी आर बीइंग ट्रीटेड लाइक दैट. एंड another best experience in Bogota is that Bogota is a very good city, very beautiful, very good weather.
एंड आई हैव नेवर फेस्ड एनी काइंड ऑफ रेसिज्म है जो और कंट्रीज में लोग फेस करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल आर वेरी हेल्पफुल एंड आप कुछ भी पूछिए, बहुत सिंसियर हैं। दे आर वेरी सिंसियर इन देयर वर्क, कोई झूठ नहीं बोलेगा, एवरीथिंग इज फेयर। तो आई रियली लाइक द वर्क कल्चर आल्सो हियर एंड पीपल आल्सो हियर। अच्छा, तो अक्षय सर, आप अपना थोड़ा बेस्ट एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको क्या सबसे अच्छा लगा बोगोटा में जॉब करने में? हाँ, जैसे आने से पहले जैसी बातें सुनी थी लोगों की तरफ से, तो हमको लगा था काफी डेंजरस शहर होगा, फैमिली को ले जाना ठीक होगा नहीं होगा। क्योंकि कोलंबिया का प्रॉब्लम ये है कि हम कोलंबिया के बारे में बहुत कम चीजें जानते हैं, जितना हम यूएस के बारे में, रशिया, जापान के बारे में जानते हैं, या यूरोपियन कंट्रीज के बारे में जानते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा शहर है, बिल्कुल पॉल्यूशन कम है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत कोऑपरेटिव है, जैसे अभिषेक सर ने बताया, और ऑनेस्ट है लोग। तो ये सारी चीजें काफी नई हैं हमारे लिए, और इसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो ये एक प्लेजेंट सरप्राइज है यहाँ पर आने के बाद, कि इतना सुंदर शहर और इतने अच्छे लोग और इतना अच्छा क्लाइमेट और एक ये डिफरेंट वर्क कल्चर, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आने के बाद, और होपफुली अभी 3 साल ऐसे ही रहे। डेफिनेटली आपके अच्छे ही रहेंगे सर। और एक और जो फाइनल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा वो ओएनजीसी से एकदम अलग है। तो ये ओएनजीसी के बारे में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो फॉरेन को बारे में हमेशा खाली यूएसए के बारे में जानते हैं, तो जो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज का लाइफस्टाइल हमें पता होता है। तो सर आप प्लीज हमारे साथ कोलंबिया का लाइफस्टाइल शेयर कीजिए कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं और वहाँ का क्या एंजॉयमेंट का माहौल है, वहाँ के क्या सोसाइटल नॉर्म्स है, थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करिए सर। अभिषेक सर आप पहले करेंगे। कोलंबिया के कल्चर और लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट इन द सेंस, बेसिकली तो इनका जो इंडियंस को हमें जो प्रॉब्लम होती है मेन इज द फूड हैबिट। तो इनका फूडिंग बिल्कुल ही हमारे से अलग है, और इनके नियर बाय कंट्रीज जो हैं उन सब से भी अलग है। दे डोंट यूज एनी काइंड ऑफ स्पाइसेस। तो पहली बात तो आप तीखा खाना या कोई भी ये मसाले वाला खाना या कुछ भी, वो तो भूल जाओ, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। इंडिया के बिल्कुल खाने में आपको मिर्च ना हो तो मजा नहीं आता हमें तो। यहाँ पे मिर्च होती ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई मिर्च नहीं। अगर ये मिर्च का पाउडर भी बनाते हैं तो दैट इज फ्रॉम जो हम पेपरोनी यूज करते हैं उसका ही बनाते हैं। दैट इज ऑल्सो फॉर मच स्पाइसी फॉर देम। सो दे डोंट ईट एनी काइंड ऑफ स्पाइसेस एक्सेप्ट सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, उसके अलावा कुछ नहीं। तो पहली चीज तो ये है कि एंड देयर फूडिंग हैबिट इज वेरी डिफरेंट। आई मीन इन देयर meal course of meal they have all non-vegetarian meals, and they prefer basically red meat. So they eat lot of beef and red meat, pork and beef, और इनके हर मील में बेसिकली एक पोर्शन ऑफ मीट होता है। दे डोंट हैव मच ऑफ ब्रेड्स, तो रोटी या ब्रेड वगैरह नहीं होगा, इट विल बी अ सूप एंड अ पीस ऑफ मीट। सो ओके दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि इनका यहाँ वेदर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा वेदर है। द बोगोटा सिटी इज सिचुएटेड एट 2600 meters altitude, so every day we see all three kind of season. I mean, आपको सुबह अगर धूप निकली है तो 2 घंटे बाद मौसम बिल्कुल ऐसा हो जाएगा धुंधला, फिर उसके बाद पूरा बारिश जरूर, दिन में एक बार दो बार बारिश जरूर हो जाएगी। दिन में टेम्परेचर 17 18 19 डिग्री तक मैक्सिमम जाएगा, रात में टेम्परेचर मिनिमम 7 डिग्रीज तक आएगा। तो बहुत ही क्लीन है, बहुत ही ग्रीन सिटी है। कल्चर में इनका कल्चर बेसिकली बहुत ही हेल्पफुल हैं लोग। कल्चर में मंडे टू फ्राइडे सेम काइंड ऑफ कल्चर इनका। मंडे टू फ्राइडे दे वर्क हार्ड, दे आर वर्कोहॉलिक। आप सिंसियर हैं, जैसे अक्षय ने बोला, ऑनेस्ट है, दे विल ऑनेस्टली परफॉर्म देयर वर्क। एंड एज इट इज सिचुएटेड इन इक्वेटर, basically the days are fixed. Every 6 a.m. morning is the sunrise, 6 p.m. is the sunset, no change at all. Same weather every day same kind of weather, तो वेदर चेंजेस नहीं है। और यहाँ पे जो और ऑफिसेज हैं दे वर्क लाइक दैट ओनली। आई मीन मॉर्निंग 8:30 7:30 से 8:30 के अराउंड ऑफिस स्टार्ट हो जाते हैं, 7:30 स्टार्ट होते हैं बेसिकली, और 3:30 4:30 दे एंड अप, एंड आफ्टर सनसेट 6 7 p.m.
इट्स एवरीथिंग इज क्लोज्ड, आपको कुछ नहीं इतना वो मिलेगा, सब अपने घर में होंगे। अर्ली राइजर्स हैं, बहुत अर्ली राइजर्स हैं, मतलब 5 o'clock एवरीवन विल बी अवेक। तो मंडे टू फ्राइडे दे वर्क हार्ड, फ्राइडे नाइट दे पार्टी हार्ड, Saturday night also they party hard, and Sunday everything is compromised. I mean they reverse the things. On Sundays हर आदमी साइकिल पे निकलेगा, एक्सरसाइज करेगा। They use lot of cycles, bicycles बहुत यूज होती हैं, रोड से चौड़ी साइकिलिंग लेन्स हैं यहाँ पे। और संडे को क्या होता है कि आपका ट्रैफिक बंद कर देती है गवर्नमेंट के पॉलिसीज है कि ओनली मेन हाईवेज विल बी वर्किंग, नहीं तो अदर हाईवेज पे सब जगह पे यू कैन ओनली यूज योर बाइसिकल, यू कैन बाइक वॉक, और यू कैन डू skateboarding and anything, no vehicles. So Sunday is very different, everyone will be on the road running, jogging, cycling. So this is how they live. From Monday again they start the week. तो सही है सर। मैं जैसे क्या एक बार क्या हुआ था सर, हमारे एक सीनियर है ओएनजीसी में, हमारे सीनियर है, तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली, कहते मैं अगर फील्ड में हूँ और मेरे मुंह से दारू की स्मेल आ गई तो मुझे ओएनजीसी से निकाल देना, और मैं अगर डीएसए में हूँ, अपने अकोमोडेशन में हूँ, और मेरे मुंह से दारू की स्मेल ना आए तो मुझे निकाल देना। तो मुझे लग रहा है उनके लिए बगोटा बेस्ट जगह है रहने के लिए। बिल्कुल बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट। मतलब कि काम जब करना है तब 100%, जब एंजॉय करना है तब 100%। 100%। तो अक्षय सर, मैं आपसे भी एक सेम यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपको कैसा लगा वहाँ का लाइफस्टाइल? आप कैसा मजा आता है वहाँ पे रहने में, और वहाँ के लोग कैसे लगे आपको लाइफस्टाइल वाइज उनके? एक सबसे अच्छी बात हमको लगे कि लोग वेलकमिंग है फॉरेनर्स के लिए, एटलीस्ट इंडियंस के लिए, बाकी लोगों के लिए तो हम नहीं बोल सकते, बट मतलब काफी वेलकमिंग है लोग। और एक दूसरी एक चीज मुझे दिखाई दी कि थोड़ी फैमिली वैल्यूज जो है यहाँ पर वो ऑलमोस्ट हमारे जैसी है, मतलब जैसे यूरोपियन या अमेरिकन कल्चर है वैसा नहीं है। काफी सारे लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, बच्चे बीवी सब एक साथ रहते हैं। ये एक मतलब सिमिलरिटी आप बोल सकते हैं कल्चर में। और बाकी जो कल्चर है वो जैसे यहाँ पर जियोग्राफिकल कंडीशंस, उसकी हिस्ट्री और क्लाइमेट की वजह से चेंजेस तो आते हैं, बट कुल मिला के इस क्लाइमेट में, इस सेटिंग में वो ये बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है टू फॉलो जो वो करते हैं। जैसे अभिषेक सर ने बोला कि वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर एंड देन एक्सरसाइज हार्डेस्ट, तो वो उसी तरह का है। जो इनके टाइमिंग्स है वो काफी वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। वैसे कहने के लिए डिसिप्लिन्ड है लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल रात में 7 बजे 7:30 बजे के बाद ये लोग खाना नहीं खाते, बिल्कुल उसके पहले खा लेते हैं, और तुरंत बहुत अर्ली बेड सोने चले जाते हैं, और जल्दी भी उठते हैं और काम पर भी चले जाते हैं। और एक फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियसनेस यहाँ बहुत ज्यादा है इंडिया से, तो ये सारी चीजें हमको फॉलो करनी चाहिए, ऐसा लगता है इनको देखकर। डेफिनेटली सर, मतलब कि जब हम बाहर जाते हैं, ऐसी कंट्रीज में जाते हैं, तो हम ऐसा एकदम न्यू कल्चर को देखते हैं, न्यू एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमें आधा पर्सनल एक्सपोजर भी बढ़ता है, हमें पता चलता है कि लाइफस्टाइल जिस बाउंड्रीज में हम जी रहे हैं उससे बियॉन्ड भी एक लाइफ है, और हमें अपने आप को एक लाइफस्टाइल में सीमित नहीं रख सकते। जो कल्चर है हमने खुद बनाया है, और जो दूसरी जगहों के अलग कल्चर है वो भी अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और जी रहे हैं, और जो हमें जरूर सीखना चाहिए। पर सर मैंने एक चीज सुनी है, शायद कोलंबिया के बारे में तो नहीं सुनी है, ये ब्राजील के बारे में सुनी है कि वहाँ मैरिज सिस्टम बहुत कम है, कि वहाँ पे मैरिज को इतना फेवर नहीं किया जाता, लिव इन रिलेशन वहाँ पे ज्यादा है। तो अक्षय सर, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? एक्चुअली वहाँ पे आपने ऐसा फील किया है क्या? थोड़ा सा है, अपने जैसा तो एग्जैक्टली नहीं है, तो मैरिज सिस्टम थोड़ा अलग है, बट अब ब्राजील से मुझे लगता है कोलंबिया फिर भी डिफरेंट है। यहाँ पर मतलब जैसे मैंने कहा कि फैमिली वैल्यूज वैसे हमारे जैसे थोड़े बहुत है, एकदम ही हमारे जैसे नहीं है, थोड़े से थोड़ा सा लिबरल है, फ्री है फैमिली वैल्यूज के बारे में। तो लेकिन जैसे आप कह रहे हो ब्राजील में सारे ही मतलब लिव इन में रहते हैं या ऐसा है, तो उस तरह से नहीं लगा कंपैरेटिवली। मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोलंबिया में ऐसा होगा, बट ऐसा है नहीं। जैसे हमारे ऑफिस में भी काफी सारे लोग जो मैरिड है वो
फैमिलीज के साथ रहते हैं, अपने फैमिलीज के साथ हॉलीडेज मनाते हैं, फोटो वोटो शेयर करते हैं। तो ये वैसा ही है, हमारे जैसा ही है ऑलमोस्ट। चलो अच्छा है। तो मतलब अगर हम घूमने आए तो सर एक बात बता दीजिए कि हमें कहाँ कहाँ घूमने को मिल सकता है कोलंबिया में सर? अभिषेक सर आप बताना चाहेंगे? घूमने की बहुत जगह है यहाँ पे। आप घूमने आओगे तो इट इज अ वेरी 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 ब्यूटीफुल कंट्री। आई मीन इट इज ऑल्सो ए डाइवर्स कंट्री। आई मीन अभी हम जहाँ पे बोगोटा हैं, दीज आर हिल्स। फिर आगे जाएंगे, देर आर प्लेन एरियाज कम्प्लीटली। और द सेकेंड लार्जेस्ट कैनियन है वो भी यहाँ पे है। देर इज लॉट ऑफ द नेचुरल ब्यूटी इज वेरी वेरी गुड है। एंड आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, आप सेलिंग करना चाहते हैं, देर आर अदर सिटीज दैट जो सी शोर हैं, जैसे कार्तेहेना सिटी है, सैन आंद्रेस आइलैंड है यहाँ पे एक पूरा। अगर तुमने जीटीए गेम खेला हो तो उसमें सैन जीटीए आंद्रेस। मतलब जीटीए का आपको नॉस्टैल्जिया फील नहीं हो गया वो उसको देखने के बाद किसी नॉस्टैल्जिया को? वाला, लेकिन वो वाला नहीं है, लेकिन बट इट इज आल्सो सेम काइंड ऑफ आइलैंड। आई मीन इट्स अ कंप्लीट आइलैंड लाइक हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार टाइप। तो अच्छा, बेसिकली उसका पीपल गो। जो जीटीए सैन एंड्रियास है उसका रोड मैप उसके बेसिस पे डिजाइन नहीं है क्या? नहीं नहीं अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप बोलोगे वहां पे तो जाके आपको मैप्स देखने की जरूरत ही पड़ेगी, तो मुझे रास्ता पता है पहले का। नहीं नहीं, ऐसा वो तो नहीं है, नहीं बट नाम सेम है। है। हाँ, वहां पे जाके घर में नॉक कर रहे हैं, ये तो वही जगह जहाँ पे हम हेलीकॉप्टर उड़ा के लेके जाते थे। हाँ हाँ हाँ। सही है सर। घूमने की बहुत जगह है यहाँ पे, घूमने के लिए बहुत अच्छा है, और नेचुरल ब्यूटी है, एवरीथिंग इज नेचुरल। तो सर आपको एक और चीज पूछनी थी मैंने। जब आप रिसेंटली आपने जब कोलंबिया में गए थे, फर्स्ट टाइम बोगोटा गए, तब आपने ऑन ऑफ कर रहे थे बोगोटा में। अब बाद में आपको ऑफिस में शिफ्ट हुआ था, इनिशियली 3-4 मंथ्स आपने बोगोटा में ऑन ऑफ किया था। तो सर ऑन ऑफ का कल्चर बता देंगे क्या? जैसे हम यहाँ पे 14 डेज ऑन ऑफ करते हैं, वहां पे क्या ऑन ऑफ का सिस्टम रहता है जो इंडिया से ऑन ऑफ कर रहे हैं? और वहाँ उनकी क्या पर्क्स एक्स्ट्रा रहते हैं, जैसे पर डे कितना एक्स्ट्रा मिलता है उनको? नहीं, ऑन ऑफ बेसिकली मैं तब यहाँ पे पोस्ट नहीं हुआ था। पोस्टिंग इज 3 years डिफरेंट पोस्टिंग। तब मैं ऑन टूर आता था। तो ऑन टूर अभी जैसे ये ऑन ऑफ यहाँ पे डिफरेंट है। अगर आप बैचलर स्टेटस में रह रहे हो, इफ यू डोंट वांट टू ब्रिंग योर फैमिली, then you can do a on off. On off is 70 days of duty and 20 days of off. तो आपको 70 डेज, अगर आप यहाँ ऑफिस में भी हैं, आप 70 डेज के बाद आप 20 डेज के ऑफ के लिए घर पे आ सकते हैं। तो दैट अच्छा इज ऑन ऑफ है। और डिफरेंट कंट्रीज जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ पे ऑन ऑफ्स भी हैं। जैसे इफ यू टेक द केस ऑफ सुडान, मोजाम्बिक, अगर वहाँ पे हैं तो देन देयर इज 60-30 ऑफ। 60 days you stay there, 30 days off. तो ये इट डिपेंड्स ऑन द पोस्टिंग यू आर, मतलब जिस कंट्री में पोस्टिंग है उस कंट्री के हिसाब से आपको पर्क्स भी मिलते हैं और वो भी मिलता है। पर्क्स भी जो डिसाइडेड होते हैं वो आप जिस क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, जिस टाइप की कंट्री में जा रहे हो आप, वहां पे आपका किस टाइप से, वहां पे पहले हमारे सर्वेज हो रखे हैं तो आपका कितना खर्चा हो सकता है, उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है यहाँ पे कि आपका खर्चा चले। अब जैसे कई पोस्टिंग्स हैं, एम्स्टर्डम में पोस्टिंग है, फाइनेंस इज पोस्टेड इन एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम कॉस्टली है तो वहां पे पर्क्स ज्यादा, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है आपकी। राइट राइट सर। और तो एक और चीज मैं कोलंबिया के बारे में बताना चाहूंगा। कोलंबिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, प्लस इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स यहाँ पे इतने डिफरेंट काइंड्स ओके ऑफ सर। फ्रूट्स हैं, मतलब सच में बहुत ज्यादा डिफरेंट काइंड। एंड फ्लावर्स आल्सो, एवरीवेयर यू विल सी एवरी काइंड ऑफ फ्लावर्स। स्ट्रीट्स पे आपको चलो सारी जगह फ्लावर्स के वेंडर्स मिलेंगे, बेचते हुए फ्लावर्स मिलेंगे, एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सारे फ्लावर्स मिलते हैं। तो चलो फिर तो सर अच्छी बात है। अभी आप वेंसडे को अपनी वाइफ को पिक करने आ रहे हो, तो जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स है उनका एक बुके बना के ले जाना अपनी मैम के लिए। वो खुश हो बिल्कुल, जाएंगे कि कोलंबिया के लोकल फ्लावर्स मिल रहे हैं मुझे। मैंने उसको यहीं पे लेके आऊंगा ना तो यहीं पे दिला दिया करूंगा, रोज ले लिया। रोज एक लेके चले जाएंगे। सही हाँ, है सही है। एक बुक कर देना, एक वो होता है ना क्या कहते हैं उसको, शिप करवा देना, हर दिन हर वीक का एक आ रहा है, डिफरेंट टाइप का फ्लावर आ रहा बिल्कुल है। सही है सही है। चलो, तो थैंक यू अक्षय सर, थैंक यू अभिषेक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। आपके साथ जो वीडियो बना है से काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है हमारा। पूरा का पूरा ओजीसी विदेश लिमिटेड के बारे में हमें पता चला। जो लोग ओएनजीसी में जॉब कर उनको पता चलेगा कि
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड में जाना इम्पॉसिबल नहीं है, और अगर आपका लक और हार्डवर्क दोनों सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली हमारी ट्रांसफर हो सकती है। तो हम जरूर एफर्ट डालें अगर आपको ऐसी पोस्टिंग्स चाहिए। तो थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट मैन, बहुत अच्छा लगा।